नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, नेपाल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आप सभी को पता होगी। प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया है आफ्टर मैसिव एंटी करप्शन प्रोटेस्ट, जिसमें 22 लोगों की जान गई है और लगभग 200 से ज्यादा इंजर्ड हुए हैं। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट यूथ लीड है और जेन ज़ी ने इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ, क्या डिमांड है लोगों की, नेपो किड्स ट्रेंड क्या है और नेपाल के फ्यूचर और जियोपॉलिटिक्स पर इसका क्या असर हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में हम समझने की कोशिश करते हैं ट्रिगर सोशल मीडिया बैन क्यों हुआ। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोटेस्ट की शुरुआत कहां से हुई। लास्ट वीक नेपाली गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए थे, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे बड़े नाम्स शामिल थे। ऑफिशियल रीजन दिया गया था कि प्लेटफॉर्म को नेपाल के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के साथ रजिस्टर करना था, लेकिन ओपोजिशन और क्रिटिक्स ने बोला कि ये बैन एक बहाना था एंटी करप्शन कैंपेन को सप्रेस करने के लिए। अब सोचिए, नेपाल जैसे कंट्री जहां यूथ हेवीली डिपेंडेंट है सोशल मीडिया पे, एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस, इवन एक्टिविज्म के लिए, वहाँ एक सडन बैन ने गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा दिया और ये ज्वाला भड़क गया। पार्ट 2 में बात करते हैं हाउ प्रोटेस्ट एस्केलेटेड। जो शुरू हुआ एक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रोटेस्ट, वो जल्दी ही एक बड़ा एंटी करप्शन मूवमेंट बन गया। काठमांडू और दूसरे शहरों में हजारों स्टूडेंट्स, यूथ और इवन स्कूल चिल्ड्रन सड़कों पर आ गए। प्लेस कार्ड पर लिखा था जेन ज़ी अगेंस्ट करप्शन, लेकिन सिचुएशन वायलेंट हो गई। पुलिस ने टीयर गैस, वाटर कैनन्स और लाइव बुलेट्स तक यूज किए। सिर्फ मंडे के ही दिन 90 प्रोटेस्टर मारे गए और ट्यूसडे तक डेथ टोल 22 तक पहुंच गई। प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट बिल्डिंग, नेपाली कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स और इवन फॉर्मर पीएम शेर बहादुर देउवा का घर तक जला दिया। ये वायलेंस नेपाल के रिसेंट इतिहास का सबसे बड़ा अनरेस्ट बन गया है। तो तब बात करते हैं विस प्रोटेस्टिंग। ये मूवमेंट की सबसे यूनिक बात है कि इसका कोई एक लीडर नहीं है। ये एक जेन ज़ी मूवमेंट है। स्टूडेंट, कॉलेज किड्स और यूथ कलेक्टिव्स के थ्रू मोबिलाइज्ड है। प्रोटेस्टर्स स्कूल यूनिफॉर्म में आए, बुक्स लेकर मार्च किया, सिंबॉलिकली दिखाया है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं बल्कि हमारे फ्यूचर का सवाल है। सोशल मीडिया पर स्लोगन्स वायरल हो गया, #NepoKids और #NepoBaby। और इंटरेस्टिंगली, काठमांडू का मेजर बालेश शाह ओपनली प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में आया, लेकिन उन्होंने रिस्ट्रेंट की अपील भी की है। पार्ट 4 में हम बात करते हैं व्हाट इज नेपो किड्स ट्रेंड। अब एक इम्पोर्टेंट कल्चरल एलिमेंट #नेपो किड्स ट्रेंड। रिसेंट वीक में टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियोस आए जिसमें पॉलिटिशियंस के बच्चे लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हुए दिखाए गए, डिजाइनर क्लोथ्स और इंट्रीव्स लग्जरी कार्स। लोगों ने इसे टैक्स पेयर्स मनी का मिसयूज बताया। प्रोटेस्टर्स ने स्लोगन बनाया, नेपो किड्स एंजॉय कॉमन यूथ सफर। बेसिकली ये एक क्लास डिवाइड को एक्सपोज करता है, जहां एक तरफ आम नेपाली यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट और फोर्स्ड माइग्रेशन का सामना करना पड़ता है और दूसरी तरफ पॉलिटिकल एलाइट के बच्चे रॉयल लाइफ जीते हैं। दोस्तों, पार्ट 5 में बात करते हैं आर्मीज रोल एंड अनसर्टेनिटी। ट्यूसडे को नेपाल के आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिकदल ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने प्रोटेस्टर्स को वार्न किया कि अगर वायलेंस कंटिन्यू होता है तो आर्मी इंटरवेन करेगी, लेकिन उन्होंने एक डायलॉग का ऑप्शन भी दिया। कहने का मतलब है कि आर्मी खुद भी कंफ्यूज्ड है कि फोर्स यूज करे या सॉल्यूशन ढूंढे। अभी एक मेजर प्रॉब्लम यह है कि प्रोटेस्टर्स का कोई क्लियर लीडर नहीं है। पीएम ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई सक्सेसर डिसाइड नहीं हुआ। मिनिस्टर सिक्योरिटी फोर्स के प्रोटेक्शन में चुप गए हैं। सो राइट नाउ नेपाल इज पॉलिटिकली लीडरलेस। दोस्तों, पार्ट 6 में बात करते हैं प्रोटेस्टर्स डिमांड क्या है। प्रोटेस्टर्स की डिमांड तो क्लियर पॉइंट्स में समझ आती है। इसके 2 पॉइंट्स है। एक है सोशल मीडिया बैन लिफ्ट करना, जो अब हो चुका है। सेकंड डिमांड है एंड करप्शन और अकाउंटेबिलिटी लेना। यूथ का कहना है कि नेपाल के पॉलिटिशियंस सिर्फ इलेक्शन टाइम प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन डिलीवरी जीरो होती है। सोशल मीडिया बैन एक नया एग्जाम्पल था कि कैसे गवर्नमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। पार्ट 7 में बात करते हैं जियोपॉलिटिकल एंगल।
अब आती है जियोपॉलिटिक्स की बात। नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है इंडिया और चाइना के बीच। अगर इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो दोनों रीजनल पावर्स इंडिया और चाइना इस सिचुएशन का अपने इन्फ्लुएंस के लिए यूज करेगा। इंडिया के लिए एक रिफ्यूजीज क्राइसिस और बॉर्डर इंस्टेबिलिटी का रिस्क है। चाइना के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के प्रोजेक्ट स्लो या डिस्टर्ब हो सकता है। वेस्ट स्पेशली यूएस भी क्लोजली ऑब्जर्व करेगा क्योंकि यूथ लेड डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट उनके इंटरेस्ट के अलाइंड होता है। सो ये सिर्फ एक डोमेस्टिक अनरेस्ट नहीं है, ये रीजनल जियोपॉलिटिक्स को शेक कर सकता है। व्हाट नेक्स्ट? तो अब सवाल ये है आगे क्या होगा। पीएम रिजाइन कर चुके हैं लेकिन पॉलिटिकल वैक्यूम बना हुआ है। आर्मी इंटरवेन करेगी या नहीं ये अभी अनक्लियर है। प्रोटेस्टर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप चाहिए अगर उनकी डिमांड फुलफिल करनी है। एनालिस्ट का कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने यूथ को इग्नोर किया तो प्रोटेस्टर्स और एस्केलेट हो सकता है, लेकिन अगर डायलॉग हुआ तो शायद नेपाल के लिए एक नया पॉलिटिकल चैप्टर लिखा जा सकता है जिसमें करप्शन के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया जाए। सो दोस्तों, ये था नेपाल के एंटी करप्शन प्रोटेस्ट का डिटेल ब्रेकडाउन। ये सिर्फ एक मोमेंट नहीं है, ये एक जनरेशन अवेकनिंग है। जेन ज़ी के थ्रू आप देखना यह है कि नेपाल के लीडर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस इसको कैसे हैंडल करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल का फ्यूचर यूथ के हाथ में सिक्योर होगा या आर्मी की हार्डलाइन अप्रोच से और ब्लडशेड होगा? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। और हाँ, अगर आपको ऐसी जियोपॉलिटिक्स एक्सप्लेनर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।